अब इस प्रश्न में विद्यार्थी इसी प्रश्न का ज्यामितीय निरूपण सीखेंगे। जैसा कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि स्थितियों को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना था। पहले वीडियो में हमने आपको इन्हें बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना सिखाया था। अब हम आपको सिखाएंगे इसे ज्यामितीय रूप में निरूपित करना। बच्चों, यह ग्राफ पेपर आपके सामने है। ज्यामितीय निरूपण हमेशा ग्राफ पेपर पर किया जाता है। ग्राफ पेपर कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें सबसे पहले तो बहुत छोटे छोटे बॉक्स, फिर उसके बाद एक बड़ा बॉक्स हाईलाइटेड होता है और फिर इसके बाद एक और उससे भी बड़ा भाग हाईलाइटेड होता है। तो जो ये बड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटीमीटर बॉक्स है। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। इस 1 सेंटीमीटर के भाग की लंबाई और चौड़ाई को 10-10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 1 सेंटीमीटर के जब हम 10 भाग करते हैं तो वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। अर्थात जो सबसे छोटा बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है वह 1 वर्ग मिलीमीटर का बॉक्स है। और जो ये बीच में सेंटीमीटर बॉक्स में आपको 4 बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ये 4 बराबर भाग कर दिए गए हैं। अर्थात ये 0.5 सेंटीमीटर की रेखा है जो हल्की वाली है, 0.5 की रेखा है। तो इस प्रकार हम डार्क वाली रेखा को 1 सेंटीमीटर वाली रेखा मानते हैं और जो कम डार्क है उसको 0.5 वाली रेखा मानते हैं और जो बिल्कुल हल्की रेखा है उसको हम 0.1 वाली रेखा मानते हैं। हम करते क्या हैं, सबसे पहले हमें इस ग्राफ पेपर में ठीक बीचों बीच में एक बिंदु लेना है। इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। यह बिंदु मूल बिंदु कहलाएगा। इसी बिंदु से हम एक लंबवत इस डार्क रेखा के ऊपर एक रेखा खींचते हैं और एक रेखा हम ये क्षैतिज खींचते हैं। तो इस प्रकार अब आप देख रहे होंगे कि यह पृष्ठ 4 बराबर भागों में बट जा रहा है। इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया है तो आज सीख लें। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इसके निर्देशांकों को 0-0 कहा जाता है। 0-0 का मतलब है कि यह बिंदु अपने मुख्य स्थान पर है, मूल स्थान पर है। अब यह बिंदु अगर यहां से दाहिने खिसकेगा तो उसकी काउंटिंग बढ़ेगी, बाएं खिसकेगा तो उसकी काउंटिंग में परिवर्तन होगा, ऊपर खिसकेगा तो भी काउंटिंग में परिवर्तन होगा और नीचे खिसकेगा तो भी काउंटिंग में परिवर्तन होगा। जो ये काउंटिंग में परिवर्तन होता है, अगर बिंदु दाएं या बाएं खिसकता है तो इस शून्य में परिवर्तन आता है। अगर बिंदु ऊपर या नीचे खिसकता है तो इस शून्य में परिवर्तन आता है। इसलिए बच्चों को ध्यान रखना है, इस शून्य को हम गणित की भाषा में भुज कहते हैं और इस शून्य को गणित की भाषा में कोटि कहा जाता है। तो भुज में परिवर्तन मूल बिंदु से दाएं या बाएं खिसकने में होता है और कोटि में परिवर्तन मूल बिंदु से ऊपर या नीचे खिसकने में होता है। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। जब यह मूल बिंदु इधर दाएं जाएगा तो यह इस लाइन से दाहिनी ओर जाएगा। ये जो खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन के दाहिनी तरफ ये दायां पृष्ठ है और बाईं तरफ बायां पृष्ठ है। दाहिनी तरफ एक भाग ऊपर की ओर है और एक भाग नीचे की ओर है। इसी प्रकार बाईं तरफ एक भाग ऊपर की ओर है और एक भाग नीचे की ओर है। तो जब हम चतुर्थांशों की बात करते हैं तो यह भाग आपका जो है यह प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, फर्स्ट। यह भाग आपका द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है
और यह भाग आपका तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, और यह भाग आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। इस पेपर के 4 बराबर भाग हो गए हैं, इसलिए यह चतुर्थांशों में बट गया है। अब आते हैं समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे क्या, प्रथम समीकरण से हमें कुछ कार्य करना होता है। क्या करना होता है? x बराबर 0 होने पर तो देखिए क्या हो जाएगा। जब हम प्रथम समीकरण में x की जगह 0 रखेंगे तो 3x तो 0 बन जाएगा, 3 और 0 का गुणा होने पर, और ये 6y बराबर 3900, तो y बराबर 3900 बटे 6। इसको आप हम सरल कर लेते हैं, तो 6 पंचे 30, 6 छरंग 36, अब बचे 3 30, 6 पंचे 30, 650। तो y बराबर आ गया 650। क्या आया? x बराबर जब आपने 0 लिया था तो y बराबर कितना आ गया? 650 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर 0 के लिए y बराबर 650। तो इसलिए जो बिंदु बनेगा ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में? जब x बराबर 0 होगा और y बराबर 650 होगा, तो बिंदु जो बनेगा वो क्या बनेगा? 0, 650। अब इस बिंदु का निरूपण हम ग्राफ पेपर पे करेंगे। तो आइए फिर ग्राफ पेपर पर पहुंचते हैं। तो यहां पर बिंदु लिखा है, देखो पहला जो भुज है वो 0, ये कह रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? भुज 0 का मतलब यह मूल बिंदु अपने स्थान पर ही रहेगा। भुज जो है ना तो दाहिने खिसकेगा और ना ही बाएं खिसकेगा, है ना। पहला बिंदु जो होगा वो यही रहेगा। मतलब पहला काम है आपको अभी यही रुको, इसका मतलब 0। फिर इसका मतलब दूसरा क्या है? 650। अब ये क्या है? कोटि, और यह कोटि 650 कैसी है? धनात्मक। धनात्मक कोटि हमको क्या दर्शाती है? कि हमें ऊपर चढ़ना है। कितना चढ़ना है? 650 स्थान चढ़ने हैं। तो अभी इस ग्राफ पेपर पे हम गिनेंगे तो 650 स्थान तो हमको मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 650 के लिए अगर हम 1 सेंटीमीटर को 100 खाना मान लें, 1 सेंटीमीटर को हमने मान लिया कितने खाने? 100 खाने। तो देखो हम 100, 200, 300, 400, 500, अब भी हमको 600 नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर को 200 खाने मान लेंगे। 1 सेंटीमीटर को हम कितना मान लेंगे? 200 खाने। तो देखो कितना हो गया? 200, फिर 200 400, फिर 200 600, 600 आ गए। अब 600 के बाद जब आधा लेंगे तो पूरा खाना 200 का था, तो ये हो जाएगा 50 का, 100 का। तो हमको चाहिए 650, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इससे भी आधा लेना पड़ेगा, अर्थात हमको यहां बीचों बीच में एक बिंदु रखना पड़ेगा। तो ये बिंदु हमारा हो गया कौन सा? 0, 650। हम यहां पे लिख लेंगे पैमाना। हमने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर बराबर, उसको कितना माना है हमने? 200 के बराबर। ये इस प्रकार हम पैमाना ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हमने 200 के बराबर मान लिया। फिर आते हैं, इसी समीकरण में इसी प्रकार का कार्य हमको 2 बार करना पड़ता है। तो चलते हैं भाई, दूसरी बार क्या करेंगे? पुनः y बराबर 0 लेने पर समीकरण 1 से, तो उठाओ समीकरण 1, 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो आपको हमको y को 0 करना है, तो 3x बराबर 3900, तो x बराबर 3900 बटे 3, अर्थात x बराबर आ गया हमारे पास कितना? 1300। तो इसलिए बिंदु क्या बन जाएगा?
बिंदु क्या है, x पहले लिखते हैं 1300, जो बिंदु बनेगा बिंदु के लिए 1300 कॉमा y कितना था 0। अब की बार ये बिंदु तैयार हुआ 1300 कॉमा 0। चाहो तो आप इस बिंदु का नामकरण कर दो। ये बिंदु को हमने b नाम दे दिया और इस बिंदु को हमने एक a नाम दे दिया। ठीक है ना, दोनों बिंदुओं का हमने नामकरण कर लिया। तो जो हमने ग्राफिक निरूपण पहले बिंदु का किया था उसका हम नाम रख देते हैं a, और अभी हमारे पास क्या 1300 कामा 0। तो यहां पर जो ये भुज है वो 1300 है। तो अब हम क्या करना क्या है, इस भुज का निरूपण पहले करना है। तो 1300 क्या कहता है भुज, दाएं जाओ या बाएं जाओ, तो प्लस है इसलिए दाहिने जाओ। हमको यह बिंदु 1300 स्थान इस लाइन पे खिसकाना है। तो देखो 200, 400, 600, 800, 1200, ठीक। अब 1200 के बाद आधे खाने पे हो जाएगा ये 1300। तो ये हम यहाँ पे आ गए, ठीक, 1300 में हम यहाँ पे आ गए। फिर क्या करना है, y कोटि क्या कहती है 0। कोटि हमेशा बताती है ऊपर जाओ या नीचे जाओ। अगर प्लस है तो ऊपर जाओ, माइनस है तो नीचे जाओ। भुज क्या कहता है, प्लस है तो दाहिने जाओ और माइनस है तो बाएं जाओ। तो 1300 प्लस होने के कारण हम कहाँ गए थे, दाहिने। अब क्या करना है, 0 का मतलब ना ऊपर जाना है और ना ही नीचे जाना है। तो यह बिंदु बन जाता है 1300 कामा 0। इसका नामकरण हमने किया था b नाम से। अब हम अपनी पटरी उठाएंगे। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे हाईलाइटेड करने के लिए बिंदु मोटे कर दिए हैं, लेकिन आपको केवल करना क्या होगा कि आप वहां पर अपनी पेंसिल रख करके केवल एक बार दबा दें थोड़ा सा, और उसको पेंसिल को वहीं पे घुमा दें, जिससे हल्का सा निशान बन जाए, मोटाई नहीं आनी चाहिए उसमें। और फिर हम देखिए इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। अब आपको ये जो रेखा दिखाई पड़ रही है, ये रेखा इस दिशा में अनंत तक चली जा रही है और इस दिशा में भी अनंत तक चली जा रही है। यानी यह अनंत से आने वाली और अनंत तक जाने वाली रेखा, जिसका बीजगणितीय रूप 3x + 6y बराबर 3900 था। 3x + 6y बराबर 3900। अर्थात जो बीजगणितीय स्वरूप 3x + 6y बराबर 3900 था, अब वही हमने स्वरूप इस ग्राफ पेपर पर सरल रेखा के रूप में आपको दर्शा दिया है। अर्थात गणित की भाषा में जो ये लाइन है, इस लाइन का नाम है 3x + 6y बराबर 3900। इसी प्रकार जितने भी बीजगणित में समीकरण बनते हैं, उन सभी समीकरणों को हम एक रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं। बच्चों, गणित आपने पहले अंक गणित पढ़ी, फिर बीज गणित पढ़ी, अब इसको ज्यामितीय निरूपण में आप सीख रहे हो। तो हम गणित को अनेक स्वरूपों में परिवर्तित करते हैं, जिसमें से एक प्रमुख है ज्यामितीय निरूपण। अब बात करते हैं, हमारे पास समीकरण दूसरा है x + 3y बराबर 1300। तो इसमें भी यही करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 से x बराबर 0 लेने पर हमारे पास क्या था, x + 3y बराबर 1300। तो 0 + 3y बराबर 1300, तो y बराबर 1300/3। तो अब ये हो गया y बराबर 3 चौको 12, और फिर उसके बाद एक बचा 3 त्रिको 9, फिर एक बचा 3 त्रिको 9। अब इसको दशमलव में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर निरूपण वैसा कर रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे लगभग। तो इस प्रकार इसका बिंदु जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस बिंदु का नाम हम C ले लेते हैं, 0, 433, है ना। 400 पूरे हो गए और ये 100 का तीसरा हिस्सा 33 है।
इसी प्रकार आते हैं पुनः y बराबर 0 लेने पर x प्लस 3y बराबर हमारे पास 1300 था, तो x प्लस 0 बराबर 1300 हो जाएगा, तो x बराबर 1300। तो अब हमारे पास जो बिंदु बनेगा, इस बिंदु का नामकरण हम करेंगे D, और ये बिंदु बनेगा 1300, 0। तो इस प्रकार हमारे दो बिंदु बन गए C और D, 0, 433 और 1300, 0। तो चलते हैं पहले बिंदु C आपको दिखाते हैं। 0, 433, 0 मतलब यही रहो, 433 ऊपर चढ़ो, क्योंकि प्लस में है। तो देखो 200 और 400 और 33 का मतलब हो गया 100 का तीसरा हिस्सा। तो ये इतना भाग 100 का है, तो इसका बटा 3, ये लगभग 100 का बटा 3 हमने कर दिया। तो ये बिंदु जो हमारा तैयार हो गया 0, 433। फिर अगला है 1300, 0 बिंदु D। तो अब हम 1300, तो देखो हमारे पास 1300, 0 ये पहले से ही हमको मिल गया है। यही बिंदु का नाम क्या बन गया, सॉरी D। ये जो बिंदु आपका B था, यही बिंदु D हो गया। अर्थात ये बिंदु हमारे पास C है, ये कितना है 0, 433। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम रेखा खींचेंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा हमने खींच दी। अब ये जो दूसरी रेखा हमने खींची है, यह कौन सी रेखा है, x प्लस 3y बराबर 1300। तो इस प्रकार बच्चों ने देखा कि हमने दोनों समीकरणों को ज्यामितीय निरूपण में परिवर्तित कर दिया। अब बच्चों आपको ध्यान क्या देना है, ये एक x अक्ष वाली लाइन और यह दूसरी y अक्ष वाली लाइन, यह हमने केवल चतुर्थांशों में बंटवारा करने के लिए खींची थी। ये हमने केवल इसलिए खींची थी कि चतुर्थांशों में बंटवारा हो जाए और बच्चों को मूल बिंदु खिसकाना समझ में आ जाए। मुख्यतः इस प्रश्न के जो दो समीकरण हैं, तो ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, देखो यहां पे दोनों ने एक दूसरे को काटा। पहली रेखा का बिंदु B और दूसरी रेखा का बिंदु D, ये दोनों क्या है, संपाती हैं। संपाती माने एक ही बिंदु हैं, दोनों का एक ही बिंदु है, पहली रेखा का B और दूसरी रेखा का D। तो इस बिंदु पर दोनों रेखाएं आकर मिल रही हैं, अर्थात यही बिंदु दोनों समीकरणों का हल है।